Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हमने कवर करे हैं हमने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लीज़ उन प्लेलिस्ट में जाकर जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उन्हें ज़रूर देखें, और अगर आपको कोई हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की जर्नी को। ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस आपने प्रीवियस क्लास में क्लास 8 है 9th में थोड़ा बहुत इतना पढ़ा हुआ है कि एसिड्स जो है वो सोर इन टेस्ट होते हैं और बेसिस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। इतना पढ़ा हुआ है कि एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट। ठीक है, और जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, बिटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं, है ना। ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है। अभी हम सॉल्ट्स में सबसे लास्ट में आएंगे, पहले हम लोग अपने एसिड्स एंड बेसिस का टॉपिक ही कवर करेंगे। ठीक है, तो एसिड्स के बारे में अगर आप ये देखिए कि अगर आपके घर में किसी को भी या आपको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम तो आम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो ही जाती है अगर हम कोई चीज़ ओवर ईटिंग कर लेते हैं या कोई चीज़ खराब खा लेते हैं, है ना। तो जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मम्मा क्या देती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन या इनो सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं, जिसकी वजह से हमें तुरंत ही रिलीफ मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है उसके इफेक्ट को तो हम बेस लेंगे, है ना। तो अगर हमें एसिड्स एंड बेसिस की नॉलेज ही नहीं होगी तो हम लोग कैसे करेंगे आगे का काम, है ना। तो इसीलिए हमें एसिड्स एंड बेसिस की प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस टेस्ट के साथ साथ और भी कई चीज़ों में डिफर करते हैं। ठीक है, कई चीज़ों के साथ रिएक्ट करके ये जो है अलग अलग आयंस देते हैं या फिर ये अलग अलग कलर भी देते हैं। ठीक है, तो उस कलर चेंज से हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास सब्सटेंस है वो एसिड है कि वो बेस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा कि आप कई बार वाइट ड्रेस पहनते हैं और अगर आप खा रहे होते हैं तो कोई सब्जी, है ना, कुछ चीज़ उसके ऊपर गिर जाए तो येलो कलर आ जाता है ना, क्योंकि हमारी सब्जियों में हल्दी होती है, ठीक है, जो कि येलो इन कलर होती है। जब हम उसके ऊपर सोप लगाते हैं उसको वॉश करने के लिए तो वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। क्यों? क्योंकि सोप क्या है, सोप क्या है, आपका बेस है, और टर्मरिक आपका एक इंडिकेटर का काम करता है जो कि किस में चेंज हो गया, बेस के साथ रिएक्ट करके रेडिश ब्राउन कलर में। तो जो ये इंडिकेटर है, पहले हमें इंडिकेटर्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें इंडिकेटर्स समझ में आ गए तो हमें पता चल जाएगा, हम उसके साथ टेस्ट करते रहेंगे सब्सटेंसेस की तो हमें पता चलेगा कि वो हमारे एसिड है कि वो हमारे बेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे इंडिकेटर्स की। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक की आपकी स्टडीज में काम आता है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कोई भी सब्सटेंस जो कि किसी भी सब्सटेंस का एसिड या बेसिक नेचर को बताता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, सो द सब्सटेंसेस हम लिख सकते हैं, द सब्सटेंसेस which shows the acidic or basic nature, the acidic or basic nature of a solution by the color change, by the color, या फिर कभी कभी स्मेल से भी पता चल जाता है, by the color or smell change are called indicators। ठीक है, इसमें अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एक एग्जाम्पल तो मैंने अभी आपको बताया था, एग्जाम्पल है ना, क्या बताया था, टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी। ठीक है, एक आता है आपका लिटमस, ठीक है, और आपका आता है फिनोफ्थलीन।
ठीक है, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब हम इंडिकेटर्स को क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में। ठीक है बच्चों, तो चलिए लिखते हैं इंडिकेटर्स की क्लासिफिकेशन। ठीक है, इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं हमारे? 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पहले होते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। पहले होते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे होते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और थर्ड होते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं which are obtained from natural resources, जो कि हमें प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं, फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल आएगा आपका लिटमस और आएगा आपका टर्मरिक। ठीक है, और आएगा आपका रेड कैबेज और आएगा आपका चाइना रोज। ठीक है, तो ये सारे जो है एग्जाम्पल है नेचुरल इंडिकेटर्स के। नाम से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं हमें ये प्रकृति में मिलते हैं। रेड कैबेज, चाइना रोज है ना, ये एक फूल है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं मैम? जैसे लिटमस है, लिटमस आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। लिटमस क्या होता है? ये एक लिकन नाम का प्लांट होता है। उस लिकन नाम के प्लांट में से इसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, और ये एक पर्पल कलर की डाई होती है। ये क्या होती है बच्चों? पर्पल कलर की डाई होती है। ठीक है, और हम इसे किसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं? लिकन में से। किसमें से? लिकन प्लांट में से। लिकन जो है, अगर हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, है ना, फिर से हायर क्लासेस। लेकिन ये चीज़ हम हायर क्लासेस में ही पढ़ते हैं। बॉटनी में आता है, प्लांट की डिविजन्स होती हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसमें थैलोफाइटा के डिवीजन में लिकन आता है। फिलहाल आपके लिए इतना बहुत है कि लिकन एक प्लांट है जिसमें से हम लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि एक पर्पल कलर की डाई होती है और जिसके जब हम पेपर्स बनाते हैं तो 2 कलर में बनाते हैं, एक रेड और एक ब्लू। ठीक है, कौन से कलर में बनाते हैं बच्चों? रेड और ब्लू कलर में। ठीक है, लिकन के बारे में बस इतना ही। ठीक है, अब इनका असर एसिड और बेसिस पे कैसे पड़ता है ये हम आगे जब पूरे इंडिकेटर्स का टेबल बनाएंगे अभी, तब आपको समझ आ जाएगा। ऐसे ही टर्मेरिक आपका येलो कलर का होता है, रेड कैबेज आपका पर्पल कलर का होता है। नाम रेड कैबेज है लेकिन इसका कलर क्या होता है? पर्पल होता है। चाइना रोज जो है कैसे बनता है? बॉइलिंग वाटर में इसके पेटल्स डाल दो। ठीक है, तो जो आपके पास वाटर आएगा या सॉल्यूशन आएगा वो इंडिकेटर का काम करेगा। लाइट पिंक कलर का होता है। ठीक है, अब एसिड बेसिस पे इनका क्या असर है वो अभी हम टेबल बनाएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑल्फैक्टरी पे। ऑल्फैक्टरी में क्या होता है कि these indicators changes the smell on reacting with acids and bases। ठीक है, मतलब कि ये एसिड्स एंड बेसिस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंट स्मेल देते हैं। जैसे इसके अंदर डिफरेंट कलर्स बनते हैं, ऐसे ही इसमें डिफरेंट स्मेल आती है, ऑर्डर आती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी कहते हैं। जनरली जो स्टूडेंट्स विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं तो लेबोरेटरीज में उनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की हेल्प से ही एसिड्स और बेसिस में डिफ्रेंशिएट करवाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका एग्जाम्पल होगा, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपका आ सकता है अनियन। ठीक है, अनियन की स्मेल बहुत तेज होती है। ठीक है, एसिड्स और बेसिस के साथ उसका अलग अलग असर पड़ता है। एक आता है आपका वनीला एसेंस। ठीक है, वनीला एसेंस तो आप सब लोग समझते ही होंगे। उसके बाद आता है आपका क्लोव यानी कि लौंग होती है ना, जो हमारे मसालों में, स्पाइसेस में पाई जाती है उसमें। ठीक है, लौंग की स्मेल भी बहुत तेज होती है।
फिर आते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स पे, जिनको हम मैन मेड या लेबोरेटरी मेड भी बोलते हैं, ठीक है। दीज आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज, ठीक है, प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज, यानी कि ये लैब में बनाए जाते हैं, ठीक है, ये लैब में बनाए जाते हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है आपका फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन की स्पेलिंग में एल जो है वो साइलेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, फिनोफ्थिलीन। और एक आता है आपका मिथाइल ऑरेंज, एक आता है आपका मिथाइल ऑरेंज, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। 2 इंडिकेटर्स हैं सिंथेटिक के, ठीक है बच्चों। अब इनका असर एसिड्स और बेसिस पे कैसे पड़ता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। अब आप लोग टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा कि इसके नोट्स बनाने कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर रिवीजन कैसे करेंगे, और बिना रिवीजन के मार्क्स कैसे आएंगे, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स। फिर हम लिखेंगे उनका ओरिजिनल कलर, कि उनका ओरिजिनल कलर क्या है, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे कि एसिड्स के ऊपर उनका क्या असर होता है, और फिर हम लोग लिखेंगे कि बेसिस के ऊपर उनका क्या असर होता है। अगर हम ये टेबल बना लेंगे तो 1 गो में ही हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, वरना तो कंफ्यूजन होने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर मैं लिटमस पेपर लूँ, लिटमस पेपर में अगर मैं रेड वाला लेती हूँ या फिर मैं लेती हूँ ब्लू वाला, ठीक है, तो रेड वाला इसका ओरिजिनल कलर तो रेड होगा या फिर ब्लू होगा। लिटमस का ओरिजिनल कलर पर्पल होता है, वैसे पर्पल डाई होती है, ठीक है। लैब में ये हमें रेड और ब्लू कलर में मिलता है। अब अगर मैं रेड पेपर लेती हूँ तो एसिड का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और बेसिस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? ब्लू में, ठीक है। और अगर मैं ब्लू वाला लेती हूँ तो एसिड्स ब्लू वाले को रेड में चेंज कर देते हैं, और इसमें तो कोई असर नहीं होता, ठीक है। अब आप इसको कैसे, कई बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में उल्टा लिखाते हैं, तो इसकी कोई हिंट बनाई जा सकती है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे फिर तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा, लेकिन अगर आप थियोरेटिकली भी देखें तो आप देखिए एसिड मतलब डेंजर, और डेंजर का क्या साइन होता है? रेड, तो वो यानी कि रेड में चेंज होगा। और ब्लू, बेसिस क्या है? बी फॉर बेसिस, बी फॉर ब्लू, है ना। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि बेसिस हमेशा ब्लू में टर्न करेंगे। अगर ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा, अगर रेड है तो उसको वो ब्लू में चेंज कर देगा। सिंपल है ना। इस हिंट के साथ आपको आराम से याद हो जाएगा। दूसरा आता है आपका टर्मरिक। टर्मरिक का ओरिजिनल कलर येलो होता है, ये सबको पता है, ये सबको पता है। एसिड्स में इसका कोई असर नहीं पड़ता, नो चेंज, ठीक है। और बेसिस में ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोप सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये रेडिश ब्राउन कलर देता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका टर्मरिक, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है आपका, कौन सा आता है? थर्ड आपका आता है रेड कैबेज। रेड कैबेज का आपका ओरिजिनल कलर होता है पर्पल, ठीक है। एसिड में ये बन जाता है रेड, यानी कि जो नाम है उसके अकॉर्डिंगली, वही एसिड के साथ अभी तक रेड ही चल रहा है ना, रेड बन जाता है। और बेसिस में ये अपना दे देता है ग्रीन कलर, है ना, क्योंकि हरी सब्जी है, कैबेज है, तो ग्रीन कलर दे देता है, ठीक है। तो आई होप आपको साथ साथ लर्न भी हो रहे होंगे, है ना। फोर्थ आता है आपका चाइना रोज के साथ। चाइना रोज का ओरिजिनल कलर होता है लाइट पिंक, लाइट पिंक, ठीक है। और एसिड के साथ ये दे देता है आपको डार्क पिंक, डार्क पिंक। और बेसिस में इसका ऐसा सच कोई असर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 5th नंबर पे। आई थिंक बेसिस के साथ ये पर्पल कलर दे देता है, ठीक है, पर्पल कलर दे देता है। और यहाँ पे एसिड्स के साथ डार्क पिंक कलर दे देता है। फिर आते हैं हम लोग इसके अंदर, हमने पढ़ा था अनियन के साथ, ठीक है, इसकी स्मेल है, ठीक है। और आता है वेनिला, वनीला एसेंस, ठीक है, ये भी स्मेल है। और आते हैं क्लोव, ये भी स्मेल है। तो इसके अंदर नो चेंज, एसिड के साथ इनकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता,
लेकिन बेसिस के साथ चेंजेस द स्मेल, स्मेल चेंज हो जाती है या लूजेस इट्स स्मेल, जो उनकी खुद की स्मेल होती है वो लूज हो जाती है, ठीक है, लूजेस इट्स स्मेल। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन का जो कलर होता है कुछ होता ही नहीं है, ये कलरलेस होता है। एसिड्स में ये कलरलेस रहता है एज इट इज, और बेस में जाकर ये लाइट पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है, पिंक कलर का ये सॉल्यूशन हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके ये फिर से रेड कलर बनाएगा, एसिड के साथ ज्यादातर रेड कलर ही चल रहा है ना, और बेसिस के साथ ये बना लेगा येलो कलर, ठीक है, बेसिस के साथ बना लेगा येलो कलर। आई थिंक मैं चाइना रोज वाले में थोड़ी सी गड़बड़ कर रही हूँ, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि चाइना रोज का लाइट पिंक कलर होता है, ठीक है, एसिड्स में डार्क पिंक हो जाता है। आई थिंक बेसिस में पर्पल नहीं ग्रीन हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई गड़बड़ मैं कर रही हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये ग्रीन ही हो जाता है, आई थिंक, है ना। चाइना रोज जो है डार्क लाइट पिंक कलर का होता है, एसिड्स के साथ डार्क पिंक हो जाता है, बेसिस के साथ यस ये ग्रीन हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको इंडिकेटर्स अब अच्छे से याद हो गए होंगे, है ना, और आपने ये टेबल बना लिया होगा। अब हम आगे आते हैं कि, और इनका एसिड्स एंड बेसिस पे भी आपने असर देख लिया है क्या होता है, तो अब हम एसिड्स और बेसिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी से लिख लेते हैं, ठीक है। तो राइट डाउन द हेडिंग एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड्स के बारे में आपने अभी तक क्या पढ़ा, एसिड्स के बारे में अभी तक आपने क्या पढ़ा। पहला पॉइंट तो हम ये कह सकते हैं कि मैम दे आर सोर इन टेस्ट, ठीक है, सोर इन टेस्ट। और बेसिस के बारे में हम कह सकते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, है ना, ये बिटर होते हैं टेस्ट में। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं, है ना, क्योंकि डेंजर का साइन होता है ना एसिड्स वाला, तो रेड, है ना। और इसमें आ जाएगा आपका कि दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। और अगर मैं थर्ड कहूँ, थर्ड पॉइंट क्या है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? यस, दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि इनके अंदर आयंस होते हैं। तो एसिड के अंदर में कौन से आयंस होते हैं? दे प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस ये हमें देते हैं। और बेसिस क्या देते हैं? दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स देखूं तो ज्यादातर एसिड्स के एग्जाम्पल में ज्यादातर हाइड्रोजन है ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, अब आपको इनके फॉर्मुलेस भी याद होने चाहिए, कुछ कॉमन एसिड्स हैं उनके फॉर्मुले याद होने चाहिए, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, या फिर मैं कह दूं एसिटिक एसिड, इसमें भी H है, ठीक है, ये सारे एसिड हैं। उसके बाद अगर मैं इसके अंदर एग्जाम्पल लूं तो इसमें OH होगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से इनमें हाइड्रोक्साइड आयंस है और इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस है, ठीक है बच्चों। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिस में हम ये भी लिख सकते हैं दे आर सोपी टू टच, यानी कि वो टच करने में थोड़ा सा साबुन जैसा लगता है, सोप जैसा लगता है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो चलिए जल्दी से अब हम क्लासिफाई करते हैं एसिड्स को, ठीक है। एसिड्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एसिड्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला आता है आपका नेचुरल एसिड्स, ठीक है, यानी कि जो हमें नेचर से मिलते हैं। और दूसरे होते हैं आपके मिनरल एसिड्स, जो हमें मिनरल्स से मिलते हैं, मिनरल एसिड्स, ठीक है। नेचुरल एसिड्स को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ों से हमें मिलते हैं। मिनरल एसिड्स को भी हम लोग सिंथेटिक एसिड्स
या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स, या फिर मैन मेड एसिड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतने सारे नाम हैं इसके। ठीक है, आपको सभी पता होने चाहिए। ठीक है, अब नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं? नेचुरल एसिड्स आर एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम किसमें से? नेचुरल सोर्सेस, है ना, जस्ट लाइक इंडिकेटर्स, है ना, फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? which are obtained from minerals, मिनरल्स यानी कि जो खनिज पदार्थ होते हैं हमारे, उनमें से हमारे मिनरल एसिड्स बनते हैं। ठीक है, इसमें आपका एग्जाम्पल आता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे पहला मेन आपका ऑर्गेनिक एसिड्स ही हैं। ठीक है, लैब में हम लोग इनसे काम करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड्स का थोड़ा सा डिटेल में भी है। तो पहला आता है आपका मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड। दूसरा आता है आपका इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड। फिर आता है आपका ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। देन इज सिट्रिक, सिट्रिक एसिड। देन इज एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। देन लैक्टिक एसिड, लैक्टिक। एंड लास्ट इज टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब कैसे हम इनके फॉर्मूलेज लर्न करें? इसमें खाली फर्स्ट 3 के फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं। ठीक है, मिथानोइक एसिड का आपको मैंने कार्बन एनेट्स कंपाउंड में एसिड्स का बताया था, फॉर्मूला क्या होता है? COOH होता है। और मिथ का मतलब 1 कार्बन एटम और इत का मतलब 2 कार्बन एटम। तो मिथ में हमारे पास एक C तो आ ही गया, तो अब क्या लगेगा? खाली H लगेगा। ये हो गया फॉर्मूला। इथेनॉइक में एक और C लग जाएगा, CH3COOH। और ऑक्सैलिक एसिड का C2H2O4 होता है। जैसे ग्लूकोज का हमने पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, कि C6H12O6 आपको लर्न करना है, उसमें मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं। ऐसे ऑक्सैलिक एसिड में आप लिख सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 2 हैं। ठीक है, बाकी किसी का भी फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं है। अब ये हमें मिलते कहाँ हैं? मिथनोइक एसिड जो है, मिथनोइक एसिड जो है वो आपको मिलता है एंट स्टिंग, यानी जब चींटी काटती है ना, जब चींटी काटती है तो बहुत दर्द होता है ना, दाना भी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कौन सा एसिड इंजेक्ट कर दिया आपकी बॉडी में? मिथनोइक एसिड। ठीक है, एक कीड़ा भी होता है नेटल, तो नेटल स्टिंग, उसके काटने से भी मिथनोइक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। इथेनोइक एसिड आपको मिलता है विनेगर में। ठीक है, विनेगर में। और ऑक्सैलिक एसिड आपको मिलता है टोमेटो में। टोमेटो सब आपका जो है नेचुरल सोर्सेस हैं। ठीक है, सिट्रिक एसिड आपको मिलता है सिट्रस फ्रूट्स में, खट्टे फ्रूट में, जैसे कि आपका लेमन, लेमन। और क्या हो सकता है लेमन के अलावा? और भी आपके बहुत, जैसे ऑरेंज, है ना, कोई भी सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड आपको मिलता है गुआवा, गुआवा या फिर आंवला। ठीक है, लैक्टिक एसिड आपको मिलता है खट्टा दूध, यानी कि जो दूध खट्टा हो जाता है, बहुत दिनों का हो जाता है, सोर मिल्क, या फिर हम कह सकते हैं कर्ड, यानी कि दही में लैक्टिक एसिड। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड जो है वो मिलता है आपको टैमरिंड, टैमरिंड मतलब इमली, इमली में। ठीक है, आप देख सकते हैं सारे एसिड्स खट्टे हैं। ठीक है, तो आपको ये 7 एसिड्स अच्छे से, ऑर्गेनिक एसिड्स, आपको बस इतना ही याद करना है। ठीक है, मिनरल एसिड्स के अगर मैं एग्जांपल लूं तो इसमें आपको फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, पहला आता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ज्यादातर लैब्स में इन्हीं एसिड से हम लोग काम करते हैं। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड कौन सा होता है हमारा? H2CO3। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है हमारा? H2PO4। ठीक है, या फिर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड तो आपका ऑर्गेनिक में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए मिनरल एसिड्स।
आई होप एसिड्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे कि नेचुरल एसिड्स कौन से होते हैं और मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं। इनके सिर्फ फॉर्मूलेस लर्न करने हैं और ये हमें नेचुरली किन किन चीज़ों में मिलते हैं वो भी याद करने हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि बेसिस की क्लासिफिकेशन, जो थोड़ी इससे आसान है। ठीक है, तो आप लिखिए बेसिस। ठीक है, बेसिस के आपके इसके भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है वाटर सॉल्यूबल और एक होता है वाटर इनसॉल्यूबल। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम वाटर सॉल्यूबल कहते हैं और जो पानी में नहीं घुल पाते उन्हें हम वाटर इनसॉल्यूबल कहते हैं। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल को हम लोग एल्कलीज भी बोलते हैं। जो वाटर सॉल्यूबल बेसिस होते हैं उनका दूसरा नाम एल्कलीज भी होता है। अब हम देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपको सिंबल पता है, सोडियम का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आई होप इनके नेम्स आपको क्लियर होंगे, है ना, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वाटर इनसॉल्यूबल में अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो इसमें आता है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स है वाटर इनसॉल्यूबल बेसिस के और ये कुछ एग्जांपल है एल्कलीज के, यानी कि वाटर सॉल्यूबल बेसिस के। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स हैं, ठीक है, वो किस किस तरीके से एसिड्स और बेसिस में रिएक्ट करके कलर चेंज, स्मेल चेंज दिखाते हैं, एसिड्स के कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से सोर्सेज में ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं और बेसिस के ये दोनों टाइप्स और उनके एग्जांपल्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में जिसके अंदर हम एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसकी अच्छे से रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।